हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कल की वीडियो में आप लोगों को कैसा लगा? किसी ने भी कमेंट नहीं किया कि मैम अबकार टेस्ट जो था वो कैसा लगा, और उसके बाद उसमें फैटी एसिड के थे टॉपिक, ये सारे चीज आपको कैसा लगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर दिया करिए, वीडियो को जहां भी ग्रुप में जुड़े हों वहां पे शेयर कर दिया करिए। और एक चीज और, मैंने टेलीग्राम क्या किया है, टेलीग्राम बना दिए हैं, उसमें आप लोग आकर के जुड़े। इस चैनल इस मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। आप उससे जुड़े और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। आप जो चीज कहोगे कि मैम इस टॉपिक पे मुझे वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पे मैं कोशिश करूंगी कि जब आप लोग कहें उससे एक दो दिन के अंदर वीडियो मैं ला सकूं। ये किस बुक से है? आप कहोगे मैम ये किस बुक से क्वेश्चन लेकर आई हैं, तो ये क्लास 10th का है क्वेश्चन, ठीक है। किसका है? क्लास 10th का एमसीक्यू है, ठीक। इसको हम लोग देखते हैं। मैं एक बार आप लोगों का हालचाल पूछ लें। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और चलिए अपने क्वेश्चन को हम लोग देखना शुरू करते हैं। क्या है? जल द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तपेदिक, टाइफाइड, टिटनेस, ये सभी। तो आप कहोगे मैम जल द्वारा क्या होता है? टाइफाइड होता है। बरसात के समय में आप लोग देखते होंगे जब बारिश होती है तो उस समय टाइफाइड क्या होता है, लोगों को अधिक होने लगता है, ठीक है। ये तपेदिक क्या है? तो तपेदिक टीबी है, ठीक है। क्या है? टीबी है। ये वाला टीबी होगा ना? हाँ ठीक है, ये वाला तो टीबी देखने वाला होगा, ठीक। क्या होगा? टीबी होगा, ठीक। टिटनेस है। टिटनेस में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो आप कहोगे मैम टिटबैक्स का इंजेक्शन लगाया जाता है। और ये किस बीमारी के नाम से साथ जोड़ा जाता है? तो आप कहोगे मैम डीपीटी के साथ जोड़ा जाता है, डिप्थीरिया परट्यूसिस काली खांसी। इसको और क्या क्या कहते हैं मैम? इसको धनुष टंकार कहते हैं, इसको लाकजा कहते हैं, यानी जबड़े को लॉक कर देता है, मुंह खुलता नहीं है जिस व्यक्ति को टिटनेस हुआ रहता है, ठीक है। और कैसे होता है? तो किसी भी घाव पे गोबर चला जाए, डस्ट चला जाए, या रस्ट लगे लोहे से हाथ कट जाता है, तो ये बीमारी होती है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा रोग अशुद्ध जल से नहीं फैलता? हैजा, अतिसार, क्षय रोग या टीबी, मोतीझरा या टाइफाइड। तो आप कहोगे मैम जो क्षय रोग है ये वायरस जनित रोग है, यानी क्या है? विषाणु जनित रोग है, ना कि ये वाटर से फैलने वाला रोग है। तो अब यहाँ आपको पता चल गया, हैजा यानी कॉलरा हो गया, अतिसार हो गया, और क्या हो गया? टाइफाइड हो गया। ये तीनों रोग कैसे होगा? तो आप कहोगे मैम अशुद्ध वाटर से होगा, ठीक है। किससे होगा? इम्प्योर वाटर से होगा, ठीक है। अतिसार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो डायरिया कहते हैं। इसी पे याद आया कि मैम थ्री डिजीज क्या होता है, या 3DS क्या होता है? तो क्या होगा? डर्मेटाइटिस, डिमेंशिया और डायरिया, ठीक है। यही तीन रोग होते हैं। मैम किसके कमी से होता है? तो नियासिन के कमी से होता है। मैम नियासिन क्या है? तो विटामिन B3 को ही नियासिन कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को रिलेट करते चलिए। हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो आप कहोगे विब्रियो कॉलेरा द्वारा, साल्मोनेला टाइफी द्वारा, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी द्वारा, एंटमीबा हिस्टोलिटिका द्वारा। तो कहोगे मैम हैजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं, और कॉलरा को लिखते सी से हैं, कभी भी इसको चॉलरा मत पढ़िएगा। क्या कहते हैं? कॉलरा कहते हैं। और कॉलरा क्या है? यहाँ पे नाम दे दिया है कॉलरा, तो मैम हम इसके साथ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। तो हैजा के विषाणु यानी जीवाणु बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो आप कहोगे मैम विब्रियो कॉलेरा है। ये किस ट्रिक के तरीके से क्या है आपके साथ काम आएगा, ठीक। मैम ये साल्मोनेला टाइफी क्या है? तो टाइफी किस रोग से जुड़ा है? तो आप कहोगे मैम टाइफाइड से। इसका है क्या? हम कहेंगे बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। तो साल्मोनेला टाइफी जो होगा मोतीझरा या टाइफाइड का बैक्टीरिया है। अब ये कहोगे मैम क्लास्ट्रीडियम टिटेनी यहाँ पे लिखा है, तो क्या हम टिटनेस के साथ जा सकते हैं क्या? तो हम कहेंगे बिल्कुल आप जा सकते हो। ये किसका बैक्टीरिया है? तो आप कहोगे मैम क्लास्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस का बैक्टीरिया है, ठीक है। अब ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा, कहीं से भी नेट पे खोज करके। अगर आ रहा हो तो अच्छी बात है, इसको क्या करिएगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सॉरी, मक्खियों द्वारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया, चेचक, हैजा, तपेदी। तो आप कहोगे मैम मक्खियों द्वारा, मलेरिया तो मच्छर से होता है, वो भी कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। चेचक किससे होता है? तो मैम ये तो वायरस से होता है। और ये हैजा किससे होगा?
तो हैजा ही क्या है? अशुद्ध जल, दूषित जल और अशुद्ध भोजन खाने से क्या होता है? हैजा होता है। हम लोग अभी इसके बैक्टीरिया का नाम पढ़ लिए कि विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया से हैजा रोग होता है। ठीक है, और यही क्या है? मक्खियों द्वारा फैलता है। मक्खियां अपने पैरों में इस तरीके से, मान लीजिए अगर एक मक्खी है तो उसके पैरों में क्या होता है, यहीं से चिपका करके ले जाती है और कहीं गंदे स्थान से बैठी, जहां पे मक्खियां होंगी वो मान लीजिएगा कि गंदा स्थान है। ठीक है, हर जगह आपको गंदे स्थान पे मक्खियां देखने को मिलती हैं, उन्हें गंदगी बहुत पसंद है और वो अपने पैरों में चिपका करके ले जा करके आपके घर में कहीं भी किसी खाने वाली वस्तु पे बैठ जाती हैं और हमें क्या करती हैं? बीमार बना देती हैं। ठीक है, ये तपेदिक क्या है? तो टीबी है। टीबी क्या है मैम? ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक है, क्या है? ट्यूबरकुलोसिस है। ठीक, तो क्या होगा? हैजा। अब यहाँ पे फिर प्रश्न आया कि जल द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, अथवा अशुद्ध दूषित जल से कौन सा रोग फैलता है? पेचिस, हैजा, अतिसार, ये सभी। तो आप कहोगे मैम ये सभी हो जाएगा। क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। अतिसार रोग अधिक फैलता है बरसात में, जाड़े में, गर्मी में, ये सभी में। अभी आप लोगों को मैंने बताया था पीछे क्वेश्चन में कि बरसात के दिनों में क्या होता है, ये सारे रोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, कौन से रोग? यानी कह दो मैम अतिसार रोग बरसात के मौसम में क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, अतिसार के रोगी को कैसा भोजन देना चाहिए? तला हुआ भोजन, तरल भोजन, गरिष्ठ भोजन, कुछ भी नहीं। तो तला हुआ यानी फ्राई हुआ किया हुआ उसे हम भोजन नहीं देंगे, गरिष्ठ भोजन भी नहीं देंगे, जो आसानी से पच ना सके उसे गरिष्ठ भोजन कहते हैं। तो आप कहोगे मैम उसे हम लिक्विड चीजें देंगे। ठीक है, टाइफाइड के जीवाणु का क्या नाम है? अभी पीछे बता दिए हैं तो आप लोग तुरंत सही कर देना। टाइफाइड का नाम क्या है? ट्यूबरकिल बैसिलस, ओका बैसिलस, साल्मोनेला टाइफी और बेरियोला वायरस। अब आप बता दो क्या होगा? तो आप कहोगे मैम साल्मोनेला टाइफी है और इसी टाइफी से हम टाइफाइड को पकड़ लेते हैं। ठीक है, टाइफाइड को और क्या कहा जाता है? टीबी, मोतियाबिंद, मोतीझरा, ये सभी। तो आप कहोगे मैम टाइफाइड को मोतीझरा कहते हैं। इसको मोतीझरा क्यों कहते हैं? अगर ये भी बता दीजिए तो अच्छा होगा। तो व्यक्ति जिसको टाइफाइड हुआ रहता है उसके शरीर पे छोटे 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 मोती के समान ऐसे दाने निकल जाते हैं और उस दाने में क्या होता है? पानी भर जाता है और वही मोती के समान झलकता है, इसीलिए उसे मोतीझरा कहते हैं। ठीक है, टाइफाइड में कौन सा टीका लगाया जाता है? तो आप कहोगे मैम टीबी का, टीएबी का, ए और बी दोनों का, इनमें से किसी का नहीं। आप बता दीजिए किसका? तो आप कहोगे मैम टीएबी का वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ ये चीजें पता। आप लोग यहाँ पहली बात तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर पे मत जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही कई चैप्टर का मिक्स करके फोटो खींच ली हूँ, तो जो है आप ऐसे केवल देखते रहिएगा। ठीक है, इसके लिए सॉरी अगर किसी को दुविधा, मतलब किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो। और बीच में एक बार आप लोग से फिर कहेंगे मेरे चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज। जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मैं लाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट तो कम से कम एक कर सकते हैं। मैम अच्छा पढ़ाती हो, बुरा पढ़ाती हो, सारे लोग कहाँ चले गए? अन्नू रानी, सूर्या और अवंतिका, प्रिया, ये सब लोग कहाँ चले गए? सुमन, सारे लोग कहाँ चले गए? पढ़ाई नहीं करनी है क्या? पर्यावरण किसे कहते हैं? प्रदूषण को, वातावरण को, पृथ्वी के चारों ओर के वातावरण को। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम पर्यावरण का मतलब होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण बराबर पर्यावरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर, आवरण का अर्थ होता है जो घेरे हुए हो। तो मैम जो हमारे आसपास के वातावरण हमें घेरे हुए हैं वो क्या है? पर्यावरण है। ठीक है, पर्यावरण के प्रकार हैं प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, ये सभी। तो आप कहोगे मैम ये सभी होता है। ठीक है, भौगोलिक पर्यावरण में क्या क्या शामिल है? वायु, पेड़ पौधे, आकाश, ये सभी। तो आप कहोगे मैम ये सभी हैं, क्योंकि हम भूगोल पढ़ते हैं तो इनमें हम सारे चीजों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, पर्वतीय प्रदेशों में मकान बनाए जाते हैं, ईंट के, लकड़ी के, मिट्टी के, ये सभी। तो आप देखते होंगे लकड़ी के घर बनते हैं। ठीक है, पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है जनसंख्या पर, पेड़ पौधे पर, हवा पर, ये सभी पर। तो किस पे पड़ेगा? जनसंख्या पर पड़ता है। ठीक है, पर्यावरण का मनुष्य के जनजीवन पर प्रभाव का विभाजन है। क्या है? प्रत्यक्ष प्रभाव, अप्रत्यक्ष प्रभाव, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से मनुष्य क्या होता है? प्रभावित होता है। ठीक है, पशुओं के गोबर से बनाई जाती है बायोगैस, पेट्रोलियम गैस, ए तथा बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम बायोगैस बनाया जाता है। ठीक है, फेफड़ों का कैंसर फैलने का कारण क्या है? नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सूक्ष्म कण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम नाइट्रोजन की ऑक्साइड क्या होता है? लंग्स कैंसर का कारण बनता है।
हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार का प्रदूषण हानिकारक है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी वायु प्रदूषण। तो आप कहोगे मैम प्रदूषण तो चाहे कोई भी हो, हर हर प्रदूषण क्या है हम लोगों के लिए हार्मफुल है और नुकसानदायक है, ठीक है। प्रदूषण से बचने के लिए किस प्रकार का ईंधन प्रयोग करना चाहिए? लकड़ी का, कोयला का, गैस का, सूखे पत्ते का? तो आप कहोगे मैम हमें गैस का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब इधर आ जाइए, यहाँ पे क्या है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। कौन बनाए रखते हैं? मनुष्य, कीट पतंगे, वन्य जीव, पेड़ पौधे। तो आप कहोगे मैम पेड़ पौधे जो होते हैं क्या करते हैं? संतुलन यानी बैलेंस पर ऑक्सीजन का बनाए रहते हैं, ठीक है। पौधों से ऑक्सीजन प्राप्त होती है रात में, शाम को, दिन में, सभी समय। कब प्राप्त होता है? दिन में प्राप्त होता है। हमारे बच्चे स्कूल में कहते हैं मैम सभी में प्राप्त होता है। तो ये सभी में नहीं, क्योंकि रात को क्या होता है? रात को पेड़ पौधे ऑक्सीजन नहीं देते हैं, उस समय क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक। तो क्या होगा? दिन में, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? बंद कमरे से, पेड़ पौधे से, नालियों से, सीवेज से। तो कहाँ से प्राप्त होगा? आप कहोगे मैम पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं यूपी बोर्ड में जब कॉपी चेक करने जाइए तो वहां पे कुछ बच्चे क्या है जो एकदम बिल्कुल पढ़ने वाले नहीं होते, वो नालियों से टिक लगाकर चले आते हैं। किस क्रिया द्वारा पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं? तो आप कहोगे मैम प्रकाश संश्लेषण, जल प्राप्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ये प्रक्रिया होती है, ठीक। पेड़ पौधे वायुमंडल को शुद्ध करते हैं नाइट्रोजन द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, पानी द्वारा। तो आप कहोगे मैम ऑक्सीजन द्वारा क्या होता है? पेड़ पौधे वायुमंडल को शुद्ध रखते हैं, यानी O2 द्वारा, ठीक है। वायु प्रदूषण के कारण है औद्योगिकरण, वनों की अनियमित कटाई, नगरीकरण, उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे मैम औद्योगिकरण भी नुकसान करेगा, वनों की अंधाधुंध कटाई वो भी नुकसान करेगी, नगरीकरण यानी वनों को काट करके नगर बसाए जा रहे हैं, ये सभी चीजें क्या है? नुकसानदायक होती हैं। ध्वनि प्रदूषण के कारण है वाहनों के हॉर्न, सायरन, लाउड स्पीकर, ये सभी। तो क्या होगा? ये सभी क्या है? ध्वनि प्रदूषण के कारण है। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण हानिकारक है पेट के लिए, गुर्दे के लिए, यकृत के लिए, कान के लिए। तो आप कहोगे मैम किसके लिए? कान के लिए होता है। गुर्दे को क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं, ठीक है। और यकृत को क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं, ठीक। लीवर में बार बार पी लिया था। लाउड स्पीकर की आवाज से किस प्रकार का प्रदूषण फैलता है? तो आप कहोगे मैम वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो आप कहोगे मैम ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 12 जून, 18 जून। तो आप कहोगे मैम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। अब इसी में दिवस का आप लोग कुछ क्वेश्चन लेते चलो। 21 जून को क्या मनाते हैं? जो अभी आने वाला है तो क्या होगा? योग दिवस मनाते हैं या योगा डे मनाते हैं, ठीक है। इसके बाद 22 मार्च को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 22 मई को क्या मनाते हैं? तो आप लोग को बता दे 22 मार्च को पृथ्वी जल दिवस क्या है? 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 जून को, 22 मई को क्या होता है? जैव विविधता डे यानी बायोडाइवर्सिटी डे, ठीक है। 16 सितंबर को क्या होता है? तो 16 सितंबर को याद नहीं आ रहा, ठीक है अभी याद आएगा बताएंगे। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? 19 नवंबर को क्या मनाते हैं? शौचालय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शौचालय दिवस मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 7 अप्रैल को स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, यानी हेल्थ डे मनाते हैं, ठीक है। आप कहोगे मैम 7 अप्रैल को ही क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को क्या हुआ था? WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है। इतना दिवस हम लोगों के लिए क्या है? मतलब सफिशियंट है, ठीक। इतना दिवस हम लोगों की एग्जाम में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फंस जाना है, ठीक। अब इधर आ जाइए आप लोग। रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को क्या कहते हैं? संक्रमण काल, संप्राप्ति काल, रोग का प्रकोप, रोग में सुधार। तो आप कहोगे मैम संप्राप्ति काल कहते हैं, ठीक है। संक्रामक रोग फैलते हैं वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, ये सभी द्वारा।
तो आप कहोगे मैम ये सभी द्वारा संक्रामक रोग, जैसे अगर किसी को क्या, मान लीजिए मुझे अगर टीबी हुआ, ठीक, मैंने खास कर थूक दिया, मेरे बगल से हवा चली, ठीक, वो हवा क्या हुई, आपके पास तक गई और आप लोगों को हो गया, ठीक। प्रदूषित जल है, उसमें भी क्या है, अगर हमें चेचक हुआ है, उस जल को हम छू लिए, फिर कोई और यूज कर लिया, उसे हो गया, ठीक है। और अगर मुझे चेचक हुआ है, मैंने आपको टच कर लिया, फिर आपको क्या हो गया। तो सब विधि से क्या है, संक्रामक रोग फैलते हैं। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक दूसरे के छूने से फैलते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो गया, कोरोना एक संक्रामक रोग है, चेचक एक संक्रामक रोग है, ये सब क्या है, संक्रामक रोग। कुष्ठ रोग क्या है, संक्रामक रोग है। लेकिन मैम टीबी क्या है, ये भी संक्रामक रोग है। लेकिन अगर किसी को शुगर हुआ है, बीपी हुआ है, तो किडनी खराब हुई है, तो ये सब क्या है मैम, और संक्रामक रोग है, यानी संक्रामक रोग नहीं है, ठीक। वायु द्वारा फैलने वाला रोग हैजा है, प्लेग है, चेचक है, रिकेट्स है। तो आप कहोगे मैम चेचक भी क्या है, वायु द्वारा फैलने वाला रोग है। यानी अगर हमें चेचक हुआ है और हमारे पर क्या होता है, जिसको चेचक हुआ रहता है, माता जी जिससे निकले रहते, क्या होता है, उन्हें अलग कमरे में रख दिया जाता है, उनके टच में कोई भी घर वाले नहीं रहते हैं, जो उनका बर्तन अलग कर दिया जाता है, उनके कपड़े सब क्या है, गर्म पानी में फैलाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, इतनी प्रिकॉशन की जाती है, तब तो लोग बचते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या, रिकेट्स क्या है, कहोगे मैम विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, रिकेट्स है, ठीक। किसके में होता है, बच्चों में होता है, ठीक। कैसे क्वेश्चन लग रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये क्या है, अरिहंत है। इसके बाद मैं राज्य पब्लिकेशन से क्वेश्चन लेकर के आऊंगी। निम्नलिखित में से किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगाया जाता है। तो आप कहोगे मैम कुत्ते के काटने से क्या होगा, एंटी रेबीज का टीका लगाया जाएगा। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, हाइड्रोफोबिया नामक व्यक्ति को रोग हो जाता है। हाइड्रोफोबिया में मैम होता क्या है, तो जल से डर लगता है। हाइड्रो का मतलब ही क्या हो गया, पानी, और जल से डर लगना है, नहीं। अब फोबिया का मतलब होता है डर लगना है, जिस रोग में डर, पानी से डर लगे, वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिया। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है, टीके लगवाना, प्रातः घूमना, धूप में बैठना, पौष्टिक आहार ग्रहण करना। तो आप कहोगे मैम संक्रामक टीके, पौष्टिक आहार वगैरह भी ठीक है, लेकिन अगर संक्रामक हुआ हो, किसी को कोरोना हुआ था तो क्या वैक्सीन लग रहा था, चेचक हो जाए किसी को, ये सारी चीजें क्या, ये सब हम, ये बहुत तत्काल किसी की डेथ होने वाली बीमारी है, तो हमें लापरवाही ना करके क्या करें, हमें सबसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए, ठीक है। एटीएस अथवा टेट बैग का इंजेक्शन किस रोग से बचाव के लिए लगाते हैं। तो आप कहोगे मैम टिटनेस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, हैजा हो गया, तपेदिक हो गया। तो आप कहोगे मैम टिटनेस में ही लगाएंगे। और इसके, उसका क्या नाम है बैक्टीरिया का, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी। क्या होगा, साल्मोनेला टाइफी होगा। डिप्थीरिया का क्या होगा, आप लोग बताइएगा। हैजा का मैं बता दे रहा हूँ, विब्रियो कॉलेरी। और टीबी यानी तपेदिक का क्या होगा, तो ट्यूबरोकुलोसिस, हाँ नहीं टीबी, ठीक। हाँ ट्यूबरोकुलोसिस बैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, ठीक। अब ये हमें डिप्थीरिया का क्या होगा, बैक्टीरिया का नाम डिप्थीरिया की आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से जानते हैं क्या होता है, इससे ये होता है कि जो हम अपने हाथों से लिखते हैं तो मुझे याद रहता है, ठीक है। कौन सा रोग, छींक, यहाँ पे ब्लर आया लेकिन मैं पढ़ रही हूँ, इतना भी ब्लर नहीं है कि आप लोग समझ ना सको, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने लगेगा मैम ब्लर आया, ठीक। कौन सा रोग छींक और खांसी से निकलने वाले श्वास से होता है, खसरा, चेचक, छोटी माता, ये सभी। तो आप कहोगे मैम छींक और खांसी से क्या होगा, खसरा है। मैम इसका वैक्सीन कब लगता है, जब बच्चा 9 माह का रहता है तो क्या होता है, इसकी वैक्सीन लगती है। मैम इसमें क्या लगता है, तो MMR का टीका लगाया जाता है। MMR क्या होता है, मिजल्स, मॉप्स, रूबेला, ठीक है। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है, अथवा BCG का टीका लगाना चाहिए, कुकर खांसी में, टिटनेस में, तपेदिक में, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप कहोगे मैम BCG का टीका तपेदिक यानी टीबी में लगाते हैं, ठीक है। और BCG का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलमेट यूरिन। कब लगता है मैम, जन्म से 24 घंटे के अंदर क्या होता है, हमें इसे लगा देना चाहिए, अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन ना हो तो बच्चे की, ठीक है। मैम ये कुकर खांसी क्या है, तो डीपीटी का जो टीका लगता है, इसमें क्या होता है, डीपीटी में, इसी में ये क्या है, कुकर खांसी आ जाता है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैम, वूपिंग कफ कहते हैं। क्या कहते हैं, वूपिंग कफ कहते हैं। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, तो ये पर्ट्यूसिस जो है यही कुकर खांसी होती है, ठीक है। क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है। क्षय रोग यानी टीबी अभी आप लोगों को बताए हैं, आंसर देखने की जरूरत नहीं है। क्षय रोग किस जीवाणु द्वारा फैलता है,
क्यूलेक्स, ये तो मैम एक मच्छर की प्रजाति हो गई, ठीक है, क्या हो गई, एक मच्छर की प्रजाति हो गई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, मैम मिल गया, शायद यही ट्यूबरकुलोसिस जो है यही टीबी को दिखा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग प्रश्न को पकड़ना सीखिए, ठीक है, एक शब्द पकड़ोगे सारा क्वेश्चन खत्म। और मेरे साथ अगर ऐसे ही बने रहे तो आप क्या है, टीजीटी पीजीटी में एक सीट लेने से आप दूर नहीं हो। बस मेरी स्ट्रेटेजी मानकर चलो, आपको जो चाहिए, जो टॉपिक आपको लगे कि मेरा कमजोर है, उस टॉपिक पे मैं वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। अब मैं जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से आप लोग पढ़ते चलो, एक सीट आप लोग की पक्की है। भले ही मेरा चैनल छोटा हो, हमारे पे 1000 2000 लोग ना जुड़े हों, 5000 ना जुड़े हों, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ आता नहीं है या मैं आप लोग को कुछ बता नहीं सकती हूँ, ठीक है। मैं खुद ऑलरेडी एक टीजीटी की टीचर हूँ, और जो व्यक्ति अनुभव करके जाता है तो वो आपसे बेहतर ही कुछ बता सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो थपेड़े हम खा चुके हैं, ठीक। तो क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। कौन सा रोग मुख्यतः 2 से 5 वर्ष के बच्चों में होता है? खसरा, कौड़ पेट, काली खांसी, डिप्थीरिया। तो आप कहोगे मैम जो डिप्थीरिया होता है ये 2 से 5 साल के बच्चों को होता है। इसमें होता क्या है मैम, मुंह में क्या होता है, गले में एक झिल्ली पड़ जाती है जबान पे और सांस रुकने लगता है। मुंह खोलने पे, टॉर्च जलाने पे उसके जीभ पे क्या होती है, जबान पे, यानी उसके टंग पे क्या होता है, व्हाइट 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 क्या है, दूध की तरह एकदम जैसे दूध की मलाई होती है ऐसे दाने दिखाई देते हैं, ठीक है। तो किसमें होगा, डिप्थीरिया में। मैम इसमें कौन सी वैक्सीन लगती है, तो इसमें टीपीटी का वैक्सीन लगता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टीटनेस, ठीक है। किस रोग में बैक्टीरिया टॉन्सिल तथा भूरे रंग के छत्ले बनाते हैं? तो यही होगा, क्या होगा, डिप्थीरिया ही होगा, ठीक है, क्या होगा, डिप्थीरिया होगा, ठीक। डिप्थीरिया रोग में मुख्य रूप से क्या होता है, तो लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है, लाल दाने निकलना, गले में झिल्लियों का बन जाना, उपरोक्त सभी। तो आप कहोगे मैम जो गले में झिल्लियां बन जाता है, अभी तो आपने बताया था यही होता है, ठीक। किस रोग के रोगाणु लार में होते हैं? चेचक के, कौड़फेर के, डिप्थीरिया के, इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम जो कौड़फेर के होते हैं यही क्या होते हैं, लार में होते हैं। टिटनेस रोग के रोगाणु मुख्य रूप से पाए जाते हैं जल में, वायु में, आहार एवं दूध में, गोबर एवं लीद में। ये लीद क्या है, घोड़े की लीद है, ठीक है, तो गोबर एवं लीद में ही होता है, ठीक। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है? तो आप कहोगे मैम चेचक, बिल्कुल नहीं। मलेरिया, यस। क्षय रोग, बिल्कुल नहीं। टाइफाइड, बिल्कुल नहीं। तो आप कहोगे मैम मलेरिया है, क्या है, मच्छरों के काटने से फैलता है। मलेरिया 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 क्या है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फाइलेरिया हो गया, ये सब क्या है, मच्छर के काटने से फैलते हैं, ठीक। निम्न में से कौन प्राकृतिक निसंक्रामक पदार्थ है? सूर्य का प्रकाश, कार्बोलिक एसिड, फिनाइल और इनमें से कोई नहीं। यहाँ आप लोग को मैं बताऊं, प्राकृतिक पूछ रहा है तो ये कार्बोलिक एसिड क्या भगवान ने बनाई है? नहीं, हम मनुष्य ने बनाई है। फिनाइल क्या भगवान ने बनाई है? नहीं, हम मनुष्य ने बनाए हैं। कौन भगवान ने बनाया है? सूर्य का प्रकाश जो है मैम ये भगवान ने बनाया है और हर किसी को मिलता है। तो प्राकृतिक चीजें वही होती हैं जो नेचर हमें देता है, ठीक है। कौन देता है? जो हमें नेचर से प्राप्त होता है वही क्या होता है, प्राकृतिक चीजें होती हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रासायनिक निसंक्रामक नहीं है? ठीक है, तो क्या नहीं है? आप कहोगे मैम चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट, जलाना। अब यहाँ भी आप लोग को ट्रिक दे दें कि रासायनिक पदार्थ क्या होता है। रासायनिक वो चीजें होती हैं, केमिकल वो चीज होती है जो कोई भी चीज, जैसे क्या हो गया, पोटेशियम हो गया, और ये हम लोग के घर में क्या होता है जो हाथ पड़ता है तो लगा लेते हैं, अरे सेविंग वगैरह होने पे जो कट जाता है तो लगाते हैं ना, फिटकरी, ठीक है। तो ये सब क्या है, फिटकरी हो गया, चूना हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, सोडा हो गया, मतलब मीठा सोडा खाने वाला। ये सारी चीजें क्या है, ये रासायनिक चीज है, क्या है, कोई तो हम रसायन लिए हैं। तो इस तरीके से आप पकड़ लीजिएगा कि जहां किसी भी चीज का नाम आ जाए, चूना, फिटकरी, पोटेशियम, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब क्या हो गया, रासायनिक पदार्थ हो गया, यानी केमिकल चीजें हो गई। तो जलाना क्या है, ये केमिकल चीज नहीं है, ये क्या हो जाएगा, फिजिकल हो जाएगा, यानी भौतिक चीजें हो जाएगी, ठीक है। ये प्रश्न अब यहाँ देख लीजिए, देखिए प्रश्न वहां जो पीछे छठे से था ना, यहाँ पे छूट गया है बीमारी वाले में। चलिए ठीक है, इस तरीके का नंबरिंग पे ना जाइए, बस ऐसे पढ़ते रहिए, ठीक। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आप कहोगे मैम विटामिन सी से ही क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। अब यहाँ पे हम लोग पूरा विटामिन को देख लेते हैं। आप कहोगे मैम विटामिन, हम पूछेंगे विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहोगे मैम जो विटामिन होता है वो घुलनशीलता के आधार पे दो भागों में बांटते हैं। एक तो फैट सोलुबल विटामिन होता है, एक क्या होता है,
वाटर सोलुबल विटामिन होता है। जितने लोग मेरे साथ जुड़े होंगे इन सबको, सूर्या यादव हो गई, अनुरानी हो गई, इन लोगों के सारे ट्रिक भी याद होंगे और सब विटामिन ऐसे लर्न हो चुका होगा। अगर आपको भी पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, फैट सोलुबल हो गया, वाटर सोलुबल हो गया। तो आप कहोगे मैम फैट में कौन कौन आएगा, विटामिन ए आएगा, डी आएगा, ई आएगा और के आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, फैट सोलुबल हो गया। और वाटर में मैम विटामिन बी एंड सी होगा। मैम एक बार इसका ट्रिक भी रिवाइज कराते चलिए, जो नए बच्चे हैं वो तो जान जाए। तो विटामिन ए क्या होगा, कीड़ा होगा, KEDA। आपको मैंने भेजा समोसा लाने के लिए, आप समोसा लेकर आ ही रहे थे, तब तक आपने देखा कि मैम जो तेल है, तेल क्या है मैम, फैट है। फैट में क्या हो गया, एक कीड़ा गिर गया और मैम गिरते ही मर गया। ठीक है, गिरते ही क्या हो गया, उसमें घुल गया। ठीक है, जैसे चीनी पानी में घुलता है, मैम ऐसे ही कीड़ा गिरा और क्या हुआ, फैट में घुल गया। मैंने कहा बताइए, तो बहुत गलत बात हुई। चलिए आप लोगों ने समोसा ले लिया है। ठीक है, अब उसके बाद फिर क्या हुआ, आप कहोगे मैम आपके साथ में क्या हुआ, बच्चा भी गया था। वो समोसा लेने गया, साथ में बच्चा भी गया था। तो मैंने कहा आप लोग तो आए, बच्चा नहीं आया। तो आपने कहा मैम बच्चा पानी में है। हमने कहा बच्चा पानी में, आपने कहा मैम खेल रहा है। ठीक है, क्या हुआ, बच्चा पानी में है। तो बच्चा आप लिखोगे, कैसे लिखोगे, BACCHA। क्या हुआ, बच्चा। तो बी और सी दोनों क्या हो गए, जल में घुलनशील विटामिन हो गया। अब ये ट्रिक क्या है, आपको कभी नहीं भूलेगा, जो भी कोई हो। ठीक है, अब इन सबों का रासायनिक नाम भी लेते चलिए। क्या हो गया, रेटिनॉल हो गया विटामिन ए का नाम, सी का एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, विटामिन बी का थायमिन हो गया, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल हो गया। ठीक है, और इस तरीके से विटामिन के का फिलोक्विनोन हो गया, विटामिन ई का टोकोफेरॉल हो गया। ठीक है, B1 का क्या हो गया, थायमिन हो गया, B2 का क्या हो गया, राइबोफ्लेविन हो गया, B3 का क्या हो गया, नियासिन हो गया, B5 का क्या हो गया, पेंटाथेनिक एसिड हो गया, B6 का क्या हुआ, पैराडॉक्सिन हो गया, और B12 का क्या हुआ, साइनोकोबालामिन हो गया। इस तरीके से क्या है, सबके केमिकल नेम आपको लर्न होना चाहिए। आई प्रॉमिस, जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे उनको ऐसे ही क्या होगा, विटामिन के नाम लर्न हो गए होंगे। और जो लोग अभी नए हैं वो भी क्या है, हौसला ना हारे, ऐसे ही मेरे जैसा उनको भी विटामिन का नाम लर्न हो जाएगा। ठीक है, शरीर की वृद्धि में सहायक है या शरीर के निर्माण में सहायक है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप कहोगे मैम जहाँ भी वृद्धि, डेवलपमेंट, ग्रोथ की बात आ जाती है, बॉडी बिल्डिंग की बात आ जाती है, वहां पे प्रोटीन भाई दौड़ कर आ जाते हैं। ठीक है, कौन आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है। मैम जहाँ एनर्जी देने की बात होती है वहां तुरंत फैट आ जाता है, 4.1 किलो कैलोरी दे देता है, सॉरी 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 9। ठीक, क्या है यहाँ पे, फैट है। ठीक, कार्बोहाइड्रेट क्या है मैम, ये भी एनर्जी देता है, पहले नंबर एनर्जी देने पे काम इसी का है। और कितना एनर्जी देता है, 4 किलो कैलोरी देता है। विटामिन क्या करता है मैम, रोगों से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन का स्रोत क्या है, तो आप कहोगे मैम जितने भी लेग्यूमिनस पल्सेस होती हैं, जितनी भी गांठ वाली दाल होती हैं या दाल होती हैं, उनमें क्या होता है, सोयाबीन हो गया, दाल हो गया, पनीर हो गया, इन सब में क्या होता है, प्रोटीन के रिचेस्ट स्रोत होते हैं। ठीक है, अंडे में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन है, आयरन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो आपको प्रोटीन के साथ बताना चाहूंगी, और क्या होगा, प्रोटीन होगा। ठीक है, क्या होगा, प्रोटीन होगा। ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है या भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन क्या है, तो आप कहोगे कार्बोहाइड्रेट है, खनिज लवण है, प्रोटीन है, विटामिन है। तो आप कहोगे मैं भोजन दे ऊर्जा देने का कार्य क्या है, CHO का है, यानी कार्बोहाइड्रेट का है। ये कितने प्रकार का होता है मैम, थोड़ा इसके बारे में भी कुछ बता दीजिए, ज्यादा दिन हो गया। तो CHO क्या है, 3 पार्ट में बटे होते हैं, कौन कौन, एक तो मोनोसेकेराइड, एक डाइसेकेराइड, एक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड में मैम एक अणु होता है, इसमें 2 अणु होते हैं, और इसमें 2 से अधिक या अनेक अणु जुड़े होते हैं। ठीक है, मोनोसेकेराइड में मैम कौन कौन है, तो 3 होता है, GFG। ठीक है, क्या हो गया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। ठीक है, ये क्या है, मोनोसेकेराइड है। और इसमें क्या है, SNL। ठीक है, तो क्या हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है मैम, दूध की शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। M से माल्टोज हो गया, माल्टोज कहाँ पाया जाता है, तो मैम जो अनाजों में पाया जाता है, जो रोटी मीठी लगती है इसी माल्टोज की वजह से होती है। जो सुक्रोज होता है मैम, इसको क्या कहते हैं, इसको टेबल शुगर कहते हैं, घरेलू शुगर कहते हैं, घरेलू शर्करा कहते हैं। यानी जो हम लोग घर में अपने चीनी खाते हैं, ये क्या है, सुक्रोज है। अब आप मैम पॉलीसेकेराइड क्या भी बता दीजिए। बहुत मैं फास्ट तो नहीं पढ़ाती हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत तेज बोलती हूँ। ठीक है,
पॉलीसेकेराइड में क्या है? स्टार्च है, पेक्टिन है, सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है। ये सारी चीजें क्या है? सीएचओ से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ऊर्जा देने का प्रमुख कार्य क्या है? सीएचओ का है। 4.1 किलो कैलोरी की एनर्जी देता। ठीक है, अब यहाँ पे खनिज लवण क्या है मैम? ये भी क्या है? कॉन्स्टिपेशन की समस्या में हमें मदद करता है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग का ही कार्य करता है। विटामिन क्या करता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता से हमें बचाता है। ठीक, अब इधर आ जाइए। यहाँ से अब हम लोग आगे कहाँ पे? स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ आप लोग को मैं थोड़ा विस्तार से पढ़ाते चलूंगी, क्योंकि क्या है, जब इंसान के अंदर कुछ चीजें भरी रहती है ना, तो किसी और को भी देना चाहता है। ठीक है, तो स्केलेटन सिस्टम मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ या पढ़ा लेती हूँ, तो आपको मैं जरूर बताऊंगी। कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो आप कहोगे मैम 2, 4, 6 और 8। तो आप कहोगे मैम 8 होती हैं, और किस तरीके से काउंट किया जाता है ये मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। ठीक है, कैसे हम गिनते हैं कि 8 हो गया, क्या हो गया? तो कपाल में कितनी हड्डी है? तो आप कहोगे मैम 8। पहले सुन लीजिए, क्या आप कहोगे मैम खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? ठीक, किसमें? खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? तो हम कहेंगे खोपड़ी में टोटल 29 हड्डी होती है। कितनी हड्डी होती है? टोटल 29 हड्डी होती है। कैसे 29 होती मैम, ये बता दीजिए। तो जो कपाल की हड्डी है जिसे स्फेनॉइड कहते हैं, 8 होती है। ठीक, चेहरे की हड्डी जिसे फेस बोन कहते हैं, 14 होती है। कहाँ की? फेस की 14 होती है। 14 से 14। ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। मैम इसमें कान भी जुड़ता है, यानी ईयर में 6 हड्डी होती, दोनों कान में 3, एक कान में 3, दोनों 6 हड्डी हो गई। और मैम एक जो होती है, क्या होती है? एक हायोड की होती है, या ग्रंथि होती, नहीं पहले इन्हीं इन्हीं को गिन लीजिए मैम, शायद हो गया होगा। खोपड़े में कितनी है? 8 हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया? 14 और 6, 20 हो गया। और 20 8 28, और एक जो हो गई कान की 6 हो गई। अच्छा नहीं, इसको तो जोड़ लिया। ठीक, और कान की एक जो हायोड यानी कंठिका हड्डी है, दोनों मिला करके हो गई 29 हड्डी। ठीक है, इस तरीके से क्या हो गई? कपाल की हड्डी हो गई। अब आप कहोगे मैम रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? तो रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। और बच्छ की हड्डी कितनी होती है? ये रीढ़ की हड्डी है। और बच्छ यानी सीने में कितनी हड्डी होती है? तो आप कहोगे मैम सीने में तो आप बताई हैं, जो पसलियां होती हैं वो कितनी होती हैं? पसलियां हमारे में 12 जोड़ी होती हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। और इधर 12 जोड़ी होती हैं। तो जब 12 जोड़ी में है, पेयर में 12 है, तो संख्या में कितनी हो जाएगी? 24 हो जाएगी। 12 इधर 12 इधर, तो 24 हो गई। और ये बीच की एक हड्डी है, इसको क्या कहते हैं? इसको उरोस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको उरोस्थि कहते हैं। तो ये सब मिलाकर के कितनी हो गई? 25 हड्डी हो गई। कितनी हो गई? 25 हड्डी। तो आप लोग याद किए चलिएगा कि मैम ऊपर आप 29 बताई थी, और बीच में आप रीढ़ की हड्डी 26 बता दी, और बच्च यानी सीने में आप 25 हड्डी बता दी। ये सब टोटल कितना हो रहा है, ये भी हम लोग काउंट करेंगे। अंश मेखला में 4 हड्डी होती है। ठीक है, भुजाओं में हमारे 6 हड्डी होती हैं। तो 4 और 6 हो गया 10। और आप कहोगे मैम हाथ में हमारे 54 हड्डी होती है। ठीक है, इस तरीके से ये कितनी हो गई? तो ये 64 हड्डी हो गई। ठीक है, अब इसी तरीके से श्रोण मेखला में 2 हड्डी होती है, टांग में 8 हड्डी होती है, और पाद यानी पैर में 52 हड्डी होती है। कुल मिलाकर के 206 हड्डी हो गई। आप लोग काउंट कर लीजिएगा। अगर कहोगे तो किसी दिन मैं सादा पेज ला करके मैं फिगर के साथ में एक एक हड्डी को बता सकती हूँ। कैसे बता सकती हूँ? अगर इस तरीके, पहले आप एक एक डेमो देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना हाथ बना दे रही हूँ। ठीक है, आप लोगों का नहीं, मैं अपना हाथ बनाऊंगी। ठीक, ये क्या हो गया? मेरा हाथ हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको देखते चलिएगा कि मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी। ठीक, यहाँ से आई कौन सी हड्डी? 5 हड्डी। ठीक, यहाँ कलाई में 8 हड्डी। ठीक, यहाँ पे एक रेडियस एक अल्ना हो गया। ठीक है, अब यही हड्डी क्या है, मैं ऊपर यहाँ ले जा रही हूँ। ठीक है, यह हड्डी ये क्या हो गया? एक यहाँ पे है। अब आप बता दो मैंने इसको कैसे गिनेंगे? ये 8 हड्डी है। ठीक, ये उंगली की क्या है? उंगली में 14 हड्डी है। कितनी हड्डी है? 14 हड्डी उंगली में है। ठीक है, ये जो 5 आप गिनी हो मैम, 5 हड्डी तो ये हो गई, 8 हड्डी ये हो गई, एक हड्डी ये हो गई, एक ये हो गई, और एक ये हो गई। इन सबका नाम बता दीजिए। उंगली की 14 हड्डी को आप फैलेंजेज कहोगे। इसको आप क्या कहोगे? इसको आप मेटाकार्पल्स कहोगे। क्या कहोगे? मेटाकार्पल्स कहोगे। कलाई की हड्डी को आप कार्पल्स कहोगे। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेज। ठीक है, रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस। क्या है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना,
कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फैलेंजेस, ये क्या है? हमारे हाथों की हड्डियां। ठीक है, इस तरीके से अगर आप कहोगे तो मैं बहुत ही विस्तार से आपको पढ़ा सकती हूँ, विथ इमेज, विथ नेम। ठीक है, जैसा हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक, अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आप कहोगे मैम फूटी या धुराग्र जोड़ पाई जाती है कंधे में, घुटने में, खोपड़ी में, कोहने में, तो कहोगे खोपड़ी में। इस तरीके से क्या है, हमारी खोपड़ी जो होती है ऐसे क्या है, ये हुक बना होता है, उसी में क्या होती है, ऐसे फिट होती है। ठीक है, क्या है, एक ऐसे उंगली में ऐसे फंस आ करके खोपड़ी क्या होती है हमारी, ऐसे इसी में फंस जाती है। ठीक है, चेहरे में कितनी हड्डी होगी? आप कहोगे मैम च से चेहरा, च से 14। ठीक है, क्या होगा, च से चेहरा, च से 14। अब क्या है, जत्रुपास्ति बनाती है नाक का भाग, जबड़े का भाग, ग्रीवा का भाग, कपाल का निचला भाग। तो आप कहोगे मैम कपाल का निचला भाग क्या है, जत्रुपास्ति बनाती है। कान में कितनी हड्डी होगी? तो आप कहोगे मैम एक कान में 3, एक कान में 3। कान कैसे बनता है, आपको याद करने का ट्रिक बता दे, कान ऐसे ही तो कुछ बनता है। तो ये क्या होगा, एक कान में 3 हो गया, और दूसरा कान भी हम बना दिया, ऐसे हो गया, तो 3 3 कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, इस तरीके से याद करिएगा। ठीक, कैसा लगा ट्रिक, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आप लोग मेरा हौसला ही नहीं बढ़ाते हो, मैं क्या पढ़ाऊं। मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती हैं? तो आप कहोगे मैम 206 हड्डी होती है। ऊपर के यहाँ पुल्ले के यानी कमर के ऊपर से लेकर के यहाँ खोपड़ी, हाथ पैर को निकाल दो तो कितनी हड्डी होती है, 80 हड्डी होती है। और बाकी कितनी हड्डी होती है, 120 हड्डी होती है। हो गया क्या 206? जीरो और 6 2 8, नहीं हुआ ना, बता रहे हैं 80। पहले 206 में से 80 घटा दीजिए तो कितना होगा? आपको होगा मैम 6 में से जीरो नहीं जाएगा तो 6 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 में से 8 जाए कितना होगा, 20 में से 8, 12 8 20, तो 12 यानी 126 हड्डी यहाँ हो जाएगी। ठीक है, तो 80 यहाँ होगा और 126 हड्डी क्या होगी नीचे, यानी क्या हो गया 6 और 2 और क्या हो गया 8 1 9, ये तो 926 हो गया, कुछ अलग ही जा रहा है। ठीक है, तो क्या है 180 हड्डी ऊपर होती है, ऊपर के धड़ के ऊपर क्या होगी 80 होगी, बाकी जो बचा क्या होगा नीचे होगा। ठीक है, इसको मैं एक दिन अच्छे से बता दूंगी, अभी यहाँ मैं कंफ्यूज हूँ खुद। बच्चों की मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी, और बच्चों में रीढ़ की हड्डियां कितनी होती हैं, 33 होती हैं। जैसे बच्चा बढ़ जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो वहां टोटल सिमट के 26 हो जाती है। ठीक, रीढ़ की हड्डियों में पाया जाता है कंदुक खल्लिका जोड़, कंदुक मतलब बॉल यानी बॉल एंड सकेट पॉइंट, चूलदार जोड़, कीलदार जोड़ और फिसलने वाली जोड़। तो आप कहोगे मैम जो रीढ़ की हड्डी होती है इसमें कीलदार जोड़ पाया जाता है। ठीक, रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? अथवा एक वयस्क व्यक्ति में मेरुदंड जब तक वयस्क और बच्चा न लगाए तब तक आप 33 नहीं लगाओगे, अगर वयस्क लगाया है तो आप 26 लगाओगे, और अगर केवल पूछे रीढ़ की हड्डी कितनी होती है तो आप 26 लगाएंगे। ठीक है, ना कि 33। 33 कब लगाएंगी, जब बच्चे के लिए पूछेगा। ठीक, मनुष्य के शरीर में कितनी पसलियां होती हैं जोड़ी में? तो आप कहोगे मैम पेयर में तो 12 होती हैं, और संख्या में आप पूछोगे तो 24 होती हैं। बीच में एक उरोस्थी होती है जिसे स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम एक होती है, टोटल मिलाकर 25 बोन होते हैं। ठीक, आप लोग पढ़ के बोर तो नहीं होते हो? कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट ही नहीं करते तो मैं जानूं क्या? आप लोग कहो तो मैं लाइव क्लास कर लूं एक बार, मैं भी पूछूं, सोनी जी, गीता जी, सुनीता जी कैसे हो, ऑप्शन ए ऑप्शन बी, आप लोग ऐसा चाहते हो तो मैं ये भी कर सकती हूँ। ठीक है, कंधे के स्थान पर किस प्रकार की संधि पाई जाती है? अचल संधि, कब्जेदार संधि, कंदुक फल्लिका संधि, चल संधि। तो आप कहोगे मैम सॉकेट एंड बॉल संधि, ज्वाइंट पाया जाता है। कोहनी का जोड़ कौन सा जोड़ कहलाता है? कोहनी का जोड़ यानी संधि, अचल संधि, कब्जेदार संधि, फूटीदार संधि, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा कब्जेदार संधि। कब्जेदार जानते हो, दरवाजे में कब्जा लगता है ना, दरवाजा क्या होता है, या तो दरवाजा इधर खुलेगा या अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ, दरवाजे क्या दोनों तरफ नहीं खुलते हैं ना। आप अपने घर का दरवाजा देखिएगा तो इसी तरीके से हमारा हाथ होता है। हमारा हाथ क्या है, जो कोहनी होती है, हम लोग ऊपर से कंधा सिर अपना छू लेते हैं, लेकिन नीचे क्या मोड़ करके आप इधर से ऐसे ला लोगे, कभी नहीं, हाथ टूट जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है कब्जादार संधि है, अब ये आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, घुटना किस प्रकार की संधि का उदाहरण है? कंदुक थल्लिका, गेंद गड्ढा जोड़, चूलदार जोड़, कीलदार जोड़, फिसलने वाला जोड़। आप कहोगे मैम चूलदार जोड़ होता है। ठीक है, अचल संधियां पाई जाती हैं। अचल अ मतलब नहीं, जहां पे अ लिख जाए हमेशा निगेटिव हो जाता है। ठीक है, और चल मतलब जो चल सके, तो अ मतलब नहीं, तो जो चल ना सके वो कौन सी संधियां होती हैं? खोपड़ी की हमारी जो संधियां होती है वो चलती नहीं है। घुटना क्या है, ये भी हम लोग हाथ ऐसे मोड़ लेते हैं, खोल लेते हैं, कलाई को हम यूं चारों तरफ घुमा लेते हैं, कोहनी को हम मोड़ लेते हैं, लेकिन खोपड़ी को हम नहीं मोड़ सकते हैं। ठीक है,
8 हड्डियां किसमें होती हैं? रीढ़ में आप कहोगे मैम 26 होंगी, पैर में, हथेली में और कपाल में। तो आप कहोगे मैम 8 हड्डी तो कपाल में ही होती है। ठीक है, अब यहाँ से ये आ गया क्या, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको स्किप मारते हैं। देख ले कितनी वीडियो, कितने फोटो और बची है। ठीक, अभी तो जाते हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि मैं ये पढ़ा चुकी हूँ सब। क्यों, अब तो मुझे डाउट होने लगा, कहाँ थे हम। ये चीजें हो गई, चलिए जो चीजें रिपीट होगा वो तो खुद ही पता चलेगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं पेड़ पौधे। हाँ ठीक, क्या है, पेड़ पौधे बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे। श्वसन अंग का प्रमुख भाग होगा आमाशय, अग्नाशय, फेफड़ा, यकृत। तो आप कहोगे मैम फेफड़ा, जो लंग्स होते हैं ये क्या है, श्वसन का प्रमुख भाग होते हैं। ठीक है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो आप कहोगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 क्या है, बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन क्या है, अंदर जाता है। ठीक है, कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता नहीं करता है? नाक द्वारा हम सांस लेते हैं, फेफड़े में भी सांस लेते हैं, मुख से भी, लेकिन हाथ कोई भी काम नहीं करता है श्वसन अंग। रक्त को शुद्ध बनाती है, तो आप कहोगे मैम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर, O2 यानी ऑक्सीजन, ये सभी बिल्कुल नहीं होगा। आप कहोगे मैम O2 यानी ऑक्सीजन रक्त को क्या करता है, शुद्ध बनाता है। कौन सा अंग श्वसन क्रिया में सहायता करता है? या ऑक्सीजन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? ये प्रश्न देखिए कितना बढ़िया बना है। अथवा मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो आप कहोगे मैम फेफड़ा यानी लंग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लड को शुद्ध करता है। ठीक है, कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि हार्ट ब्लड को शुद्ध करता है। हार्ट का केवल इतना ही काम है कि वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, लेकिन ब्लड को प्योरिफिकेशन कौन करता है, यानी शुद्ध कौन करता है? तो आप कहोगे मैम ऑक्सीजन कर फेफड़ा करता है, यानी लंग्स करता है। तो मैम कैसे लंग्स करता है, लंग्स के पास क्या है, और ब्लड में क्या कुछ पड़ जाता है क्या कि शुद्ध और अशुद्ध हो जाता है? तो हम कहेंगे नहीं, कुछ नहीं पड़ जाता है। जो ब्लड हल्का ब्लू हो जाता है उसमें क्या होता है, CO2 का मात्रा होता है, और जो रेड हो जाता है, चमकीला लाल होता है, उसमें O2 का मात्रा हो जाता है। बस यही शुद्ध और अशुद्ध का पहचान है कि जिसमें ऑक्सीजन रहित ब्लड होगा तो क्या होगा, अशुद्ध होगा, और ऑक्सीजन सहित ब्लड होगा तो क्या होगा, ब्लड प्योर होता है। इम्प्योर होगा, इम्प्योर क्या होगा, जिसमें CO2 होगा वो इम्प्योर होगा यानी अशुद्ध होगा, जिसमें O2 होगा क्या होगा, वो शुद्ध ब्लड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से पहचान होती कौन सा रक्त शुद्ध है, कौन सा रक्त अशुद्ध है। रक्त की शुद्धि किस तंत्र के किस अंग में होती है? तो पाचन तंत्र के आमाशय में, बिल्कुल नहीं। रक्त परिभ्रमण तंत्र के हृदय में, कह दो मैम हृदय में रक्त शुद्ध नहीं होता है। श्वसन तंत्र की श्वसन नलिका में, एक ऑप्शन और भी होगा, और इसमें क्या दिया है, श्वसन तंत्र के फेफड़ों में। तो आप कहोगे मैम श्वसन तंत्र के जो लंग्स होते हैं, इस तरीके का कुछ लंग्स बना होता है। लंग्स कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है, और इस तरीके से ऐसे होता है, इस तरीके से ऐसे फेफड़ा बना होता है। इसी में क्या होता है, जो छोटी छोटी ऐसे एल्वुलाई की संरचना होती है, इन्हीं एल्वुलाई में क्या होता है, रक्त की शुद्धिकरण होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सी आकार का ऐसे छल्ला बना होता है। प्रश्न बनता है कि सी आकार का छल्ला किसमें बना होता है? तो आप कहोगे मैम सी आकार के छल्ला श्वसन तंत्र में बना होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एल्बुलाई होती है, अंगूर के गुच्छे जैसी संरचना होती है, और इसी में ब्लड क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, वायुकोश, रक्त का लाल रंग किस तत्व के कारण होता है? तो आप कहोगे मैम हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। और हीमोग्लोबिन है क्या, तो हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ठीक है, वायुकोश पाए जाते हैं श्वास नली में, हृदय में, फेफड़े में, वृक्क में। तो आप कहोगे मैम किस में पाया जाएगा, फेफड़े में पाया जाता है। ये श्वास नली क्या है, तो ये ट्रेकिया है, यही ट्रेकिया है, क्या है, श्वास नली है, हिंदी में इसे श्वास नली कहते हैं। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो आप कहोगे मैम श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण जो है किसके वजह से होता है, O2 के कारण होता है, यानी ऑक्सीजन के कारण होता है। नाइट्रोजन से नहीं होता है, हाइड्रोजन से भी नहीं होता है, CO2 से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है,
तो आप कहोगे मैम अच्छा शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होती है? ठीक 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 ठीक। यहाँ पे चीजें बदल गई। कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो जब शुद्धिकरण होगा तो किससे होगा? शुद्धिकरण किसका हो रहा है भाई? ऑक्सीजन तो शुद्ध है ना, तो उसका शुद्धिकरण क्यों होना है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का शुद्धिकरण। इस प्रश्न को हमने नहीं पढ़ा। हमारे शरीर में प्रविष्ट होने वाली वायु में नाइट्रोजन का भाग कितना है? यानी हम सांस ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है, नाइट्रोजन कितना है और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो आप कहोगे मैम कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, 4% है शायद, नहीं 0.03% है। O2 21% है और N2 78% है। ठीक है, अब आप इसमें से बता दो कि मैम नाइट्रोजन तो हम 78.22% ले रहे हैं और बाहर कितना निकालेंगे? तो हम इतना ही सेम सेम निकालेंगे। मैम O2 हम 21% लिए लेकिन निकालेंगे 16%। CO2 हम लिए 0.03% लेकिन निकालेंगे 4%। ठीक है, तो मैम इतना क्या हुआ? ये हमारे कोशिकाओं को मिल गया और ये इतना हम लोग बढ़ा करके छोड़ते हैं, इसीलिए आज ये गर्मी हम लोग झेल रहे हैं। ठीक है, बाहर निकालने वाली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो 15.70 यानी यही क्या हो गया? 16%। ठीक है, और अंदर इनटेक कितना कर रहे हैं? तो हम लोग 21% ऑक्सीजन क्या है अंदर इनहेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये चीजें खत्म हो गई। अब यहाँ आ जाइए, कौन सा पदार्थ लेने में हमें ऊर्जा मिलती है अथवा कौन सा पदार्थ लेने से तुरंत एनर्जी मिलती है, यानी जिसे हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? इंटेंस एनर्जी कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं, इंटेंट। देखिए मुझे, मैं जान रही हूँ लेकिन बोल नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो क्या होगा? ग्लूकोज को कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज क्या है? ये तुरंत पीने से क्या होता है? एनर्जी मिलती है। जो खिलाड़ी होते हैं आप देखते होंगे तुरंत क्या होता है, फील्ड में से कुछ निकालते हैं ले जाते हैं और ऐसे पी लेते हैं, तुरंत क्या होता है? उन्हें एनर्जी मिल जाती है। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? तो आप कहोगे मैं मधुमेह रोग हो गया, इसे ही डायबिटीज कहेंगे। प्रोटीन, शर्करा, वसा, विटामिन। तो आप कहोगे मैम शर्करा ही जो होता है इसी की अधिकता से क्या होता है? मधुमेह होता है। मधुमेह की राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत को कहते हैं। चिनिया पेशाब किसे कहते हैं? मधुमेह को ही कहते हैं। विटामिन का समूह जो वसा में घुलनशील है, ये तो आप बता लोगे। आप कहोगे मैम कीड़ा वसा में गिरा था, तो कीड़ा क्या होगा? KDE और A, यही हो गया ना कीड़ा। तो आप कहोगे मैम ऑप्शन बी होगा। ठीक, नेत्रों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है, यानी आंख के लिए कौन सा विटामिन होगा? तो आप कहोगे मैम आंखों के लिए तो विटामिन ए होता है। विटामिन ए मैम हम क्या खाएं तो जानेंगे विटामिन ए है? हम गाजर खाएंगे, हम पपीता खाएंगे, पका पपीता, पका आम खाएंगे और कद्दू खाएंगे मैम। यानी जितने भी रेड और ऑरेंज कलर के फल और सब्जियां होते हैं उनमें सब में क्या होता है? विटामिन ए होता है। ठीक है, कैल्शियम से क्या होता है मैम? हमारे दांत और हड्डी मजबूत होते हैं। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी नामक रोग होता है। ठीक, विटामिन डी का स्रोत क्या है? दालें, खट्टे फल, सूर्य की किरणें, सब्जी। तो क्या कहोगे? विटामिन डी का अच्छा स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें हैं। दाल प्रोटीन के रिचर स्रोत होते हैं। खट्टे फल क्या हैं? विटामिन सी के सोर्स होते हैं। सब्जियां क्या हैं? ये हमें विटामिन वगैरह देती हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, मच्छर के काटने से, रिकेट्स, विटामिन डी की कमी से, ज्वर और जोड़ का दर्द कुछ नहीं है। ये क्या होगा? विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। किस में होगा मैम? बच्चों में होगा। इसे सोखा रोग भी कहते हैं। रोगी का आहार देना होना चाहिए गरिष्ठ, बिल्कुल नहीं। चटपटा, बिल्कुल नहीं। बिना पका, बिल्कुल नहीं। सुपाच्य होना चाहिए। ठीक है, तेज ज्वर में कैसा भोजन होना चाहिए? ठोस, तरल, सामान्य, कैसा भी? तो आप कहोगे मैम ज्वर में कैसा भोजन होना चाहिए? हाई प्रोटीन वाला भोजन ज्वर में दिया जाता है, तो तरल हो ताकि क्या हो? डाइजेस्ट हो सके। विटामिन बी, बी कॉम्प्लेक्स सबसे अच्छा अधिक पाया जाएगा चावल में, आंवला में, अंकुरित अनाज में, हरी सब्जी में। तो आप कहोगे मैम जितने भी प्रकार के फल सीरियल्स होते हैं, अनाज होते हैं, उनमें विटामिन बी पाया जाता है। जितने भी प्रकार के सिट्रस फूड फूड होते हैं यानी खट्टे फल होते हैं, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और क्या है? जितने भी प्रकार की दालें होती हैं उसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो आप कहोगे मैम हरी सब्जी में विटामिन बी सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कुछ डाउट लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा क्या सही है। लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए? गर्म चाय, आम का पन्ना, गर्म दूध, फटे दूध का पानी। तो आप कहोगे मैम आम का पन्ना हमें देना चाहिए। ठीक, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है?
आंवला है, दही है, चावल है, आलू है, तो आप कहोगे मैम खट्टा आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सब में क्या है, आंवला पाया जाता है, अरे विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाइए, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा, स्कर्वी नामक रोग होगा। ठीक, शरीर में वृद्धि में सहायक होगा, तो आप कहोगे मैम प्रोटीन होगा, और यहाँ से क्वेश्चन शायद रिपीट होने लगे हो। ठीक है, ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, आपको भी लग रहा है ना ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। अब यहाँ पे ये चीजें, अच्छा हाँ यहाँ, हाँ 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 हाँ, ये भी हो गया है। ठीक है, ये भी हो चुका है, और ये चीजें क्या है, खत्म हो गया। अब यहाँ क्या है, आपके क्वेश्चन हो गए खत्म। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहें। नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और क्या है, और भी कुछ कहना आप लोगों से, और क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अपने चैनल पर, आपका चैनल है, अधिकार से आप कह सकते हो कि मैम मुझे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए ठीक है, चैनल को बनने के लिए थैंक यू। ऐसे वीडियो देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर